Hello students, this is Krishna and today I am going to explain a very simple and very important topic whose name is vapor pressure. Okay, related to chapter solution. तो चलिए start करते हैं. क्या है vapor pressure? Okay, तो सबसे पहले vapor pressure समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. आ जाइए. चलिए देखिए, अगर कोई लिक्विड है हमारे पास और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्योर हैं या फिर सोल्यूशन है, चाहे सोल्यूट ना ही हो उसके अंदर, तो उसे हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं. तो एटमॉस्फेयर में भी तो गैसें हैं ना, तो एटमॉस्फेयर की गैसें भी क्या डालती हैं, उस लिक्विड पर अपना प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से लिक्विड वेपर बन करके उड़ नहीं पाता. तो लिक्विड कितना प्रेशर डालता है और वेपर कितना प्रेशर डालता है, इसे समझते हैं. एटमॉस्फेयर के द्वारा डाला गया प्रेशर होता है 1 atm. क्लियर. अगर हम लिक्विड को हीट देना शुरू कर दें, बात समझिएगा, अगर हम लिक्विड को हीट देना शुरू कर दें तो टेम्परेचर लिक्विड का क्या होने लगेगा, रेज होने लगेगा. डन. और टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने लगेंगे. मींस इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे होंगे ना, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ के रखा रहा होगा, कंबाइन करके बाइंड करके रखा रहा होगा. जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे इनके बॉन्ड्स क्या होने शुरू होंगे, ब्रेक. एक समय ऐसा आ जाएगा कि बॉन्ड सारे हो जाएंगे ब्रेक और लिक्विड में सिर्फ कौन बचेंगे, इनके एटम विदाउट एनी बॉन्ड. इस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड के सरफेस से खुद वेपर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा और ये वेपर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, मगर एटमॉस्फेयर में जो गैसें ऑलरेडी मौजूद हैं वो इस वेपर को एटमॉस्फेयर में जाने से रोक देंगी, क्योंकि उनके द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर अभी ऑलरेडी है. लेकिन हम टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा. इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ वेपर्स के मॉलिक्यूल बनेंगे. इट मींस हमारे द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा डाले गए प्रेशर पर धीरे धीरे अपना प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा. एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड के द्वारा बनाए गए वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा. जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के द्वारा बनाए गए वेपर के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अ टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज एक्सर्ट 1 atmospheric pressure or a temperature at which vapor pressure of a liquid is equal to the atmospheric pressure. ये तो बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की. सर बात तो हमें करनी है वेपर प्रेशर की, तो चलिए आ जाइए. वेपर प्रेशर में क्या कहानी है, वेपर प्रेशर में कंटेनर को क्लोज करके रखना है. इस जगह कंटेनर क्या था, ओपन, जिससे एटमॉस्फेयर की गैसें भी लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर डाल पा रही थी. लेकिन हमें यहाँ क्या रखना है, क्लोज. इस कंडीशन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर की गैसें जो भी प्रेशर डालेंगी लिक्विड के सरफेस पर नहीं बल्कि कंटेनर की वॉल पे डालेंगी. तो इस कंडीशन में जो हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट की बात अभी मैं कर रहा हूं, सोल्यूशन की बात नहीं. किसकी बात हो रही है भैया, प्योर सॉल्वेंट की. ओके. तो सॉल्वेंट के बिटवीन तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा. ऐसे सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या रहे होंगे, बाइंड रहे होंगे. क्लियर है कि नहीं. और ये जो बाइंडिंग फोर्स है इसे हमें क्या करना है, तोड़ना है. कैसे तोड़ेंगे, सेम चीज, टेम्परेचर इंक्रीज करके, या फिर टेम्परेचर चाहे सरफेस से इंक्रीज हो चाहे बॉटम से. जब इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, कम होंगे. याद रखिएगा, टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड्स के ब्रेक होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे. इस कंडीशन में लिक्विड के बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां भी लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ओके. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड्स, ये सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो चलिए इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान समझते हैं. तब जब लिक्विड इस कंडीशन में वेपर बनाएगा तो ध्यान समझिएगा, इसके बनने के प्रोसेस को बोला जाएगा वेपोराइजेशन. लिक्विड जब वेपर के फॉर्म में जाना स्टार्ट करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपोराइजेशन. ओके. लेकिन वेपर पिछली बार क्या था, एटमॉस्फेयर में चला जाता था,
लेकिन इस बार तो कंटेनर क्लोज है, इसलिए हमारे द्वारा बनाया गया वेपर जाएगा और कंटेनर की वॉल से टकरा के फिर से लिक्विफाई होगा या फिर वेपर के ही फॉर्म में वापस आना शुरू करेगा। अब जब ये दोबारा हमारे लिक्विड के ऊपर आना शुरू करेगा तो इस लिक्विड के द्वारा भी तो प्रेशर शुरू होगा, मतलब ये लिक्विड जो वेपर में जा चुके हैं ये खुद ही अपने ही लिक्विड के सरफेस पर क्या डालना शुरू करेंगे, प्रेशर। पिछली बार क्या था, ये रहा लिक्विड का सरफेस मान लेते हैं, ओके। पिछली बार क्या था हमारे पास, लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता था, बिकॉज सिस्टम ओपन था। मगर इस बार क्या है, सिस्टम तो क्लोज है ना, तो लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर कहाँ, अपने ही लिक्विड के सरफेस पर। इस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर, बिकॉज ये प्रेशर डाल कौन रहा है, वेपर। ओके, तो क्या बात करेंगे बताइए प्रेशर बारे में या वेपर प्रेशर के बारे में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आप बोलोगे सर अ प्रेशर या फिर अ प्रेशर एट विच, या फिर एक ऐसा प्रेशर, ध्यान समझिए इसको हटा दे, क्या बोलेंगे, एक ऐसा प्रेशर जो लिक्विड के वेपर के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन वो वेपर खुद अपने ही लिक्विड पर क्या डालता हो, प्रेशर डालता हो, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो आप बताएंगे यहाँ डेफिनेशन में क्या, प्रेशर exerted by vapor over its own liquid, over its own liquid is known as vapor pressure। मतलब वेपर प्रेशर क्या है सर, किसी लिक्विड के द्वारा बनाए गए वेपर के द्वारा डाले गए अपने ही सरफेस पर प्रेशर को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। क्लियर। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था, अभी इसमें सोल्यूट की एंट्री हुई ही नहीं है, तो सोल्यूशन तो अभी आया ही नहीं है, सिर्फ किसका प्रेशर है, ये प्योर सॉल्वेंट का है। तो याद रखिएगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वैसे भी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है। तो कंडीशन में हमें दो बातें याद करके रखनी है। क्या कहा आपने यहाँ पे कि सर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड या अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर इट्स ओन लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो बात आती है कि ये किन किन फैक्टर्स से अफेक्टेड हो सकता है। ओके, तो बात कर लेते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग के। ओके, किस किस फैक्टर से अफेक्टेड हो सकता है। तो आपने कहा सर पहला फैक्टर तो हमारे पास है टेम्परेचर। क्लियर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर अप्लाई होगा। इट मींस वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर हम देंगे उतना ही ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा कि टेम्परेचर ज्यादा देने से वेपर का फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा, कम क्यों नहीं होगा। तो आप बोलोगे ना कि सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, याद आया ना कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जो बंधे हुए थे वो टूट जाएंगे और आसानी से वेपर के फॉर्म में चले जाएंगे। पहली चीज। दूसरा चीज किससे अफेक्टेड होगा भाई, दूसरी चीज से अफेक्टेड होगा नेचर ऑफ लिक्विड से। किससे, नेचर ऑफ लिक्विड। चलिए बात समझते हैं इसके बारे में। नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड दो नेचर के हो सकते हैं। पहला, ध्यान से सुनिएगा इसे, एक ऐसे लिक्विड जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, और दूसरा जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, थोड़े से ही जुड़े हुए हो, तो आसानी से तोड़ा जा सकता है। पहली कंडीशन आप क्या बताएंगे, लिक्विड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा होगा, शोज लेस वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मॉलिक्यूल जब वेपर के फॉर्म में जाने लगेगा तो दूसरा वाला बॉन्ड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो तो उसे जाने ही नहीं देगा ना, पकड़ के रखेगा, जोड़ के रखेगा। दूसरी बात आती है किसकी, कि एक ऐसे भी लिक्विड है हमारे पास जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो आप बोलेंगे लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन shows हाई वेपर प्रेशर। क्लियर।
ऐसे लिक्विड जिनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने से वो झटाक से टूट जाएंगे। हल्का सा भी टेम्परेचर मिला, इनका तुरंत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा और लिक्विड आसानी से वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सर, जो वेपर बनेगा वही प्रेशर डालेगा और वेपर ही बनाना है। तो वेपर कब कब बन सकता है? पहली कंडीशन है वेपर बनने की कि टेम्परेचर को हमें क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो सॉल्वेंट के केस में, प्योर सॉल्वेंट के केस में अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो क्या बताएंगे? चलिए रैपिड रिवीजन ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर वेपर प्रेशर क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर इट्स ओन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज वेपर प्रेशर। किसी लिक्विड के द्वारा बनाए गए, वेपर के द्वारा अपने ही लिक्विड की सरफेस पर डाले गए प्रेशर को बोला जाएगा वेपर प्रेशर। क्लियर? किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होगा सर? टेम्परेचर से और नेचर ऑफ लिक्विड से। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट कर पाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के बिटवीन में ब्रेक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तभी ना वो वेपर फॉर्मेशन कर पाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहा तो ये मॉलिक्यूल क्या वेपर के फॉर्म में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तब तक नहीं जा पाएगा जब तक ये इनके साथ में जुड़े हुए हैं हट ना जाए। आई बात समझ में? जब तक ये अकेला ना हो जाए। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहा तब तो फिर वेपर का फॉर्मेशन होना ही नहीं है, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल उसको जोड़ के रखेंगे और वेपर में जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ये तो हो गया वेपर प्रेशर किसका? प्योर सॉल्वेंट का। चूंकि चैप्टर है सोल्यूशन तो हमें पढ़ना पड़ेगा सोल्यूशन। सोल्यूशन कब बनेगा? जब इसी सॉल्वेंट में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसको? सोल्यूट को। तो सोल्यूट के आने से देखते हैं वेपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। क्लियर? तो चलिए अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं अब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में यही है, इसी से रिलेटेड ही है। तो आप बोलोगे सर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो अब बात आती है कि जब वेपर प्रेशर सोल्यूशन की चर्चा करते हैं तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा हमारे पास सोल्यूट है। तो आपने कहा कि सर हमारे पास सोल्यूशन भी दो तरीके के हैं। समझते हैं इस बात को। पहला केस हम लोग यहां उठाते हैं, सोल्यूशन हैविंग लिक्विड सोल्यूट, जो कि क्या होगा? वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू स्कैप इन वेपर फॉर्म। टेंडेंसी टू स्कैप इन वेपर फॉर्म मतलब ऐसे सब्सटेंस जो वोलेटाइल होंगे वो वेपर फॉर्म में जा सकते हैं, और ऐसे जो नॉन वोलेटाइल होंगे वो वेपर के फॉर्म में नहीं जा सकते हैं। इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो चलिए, ऐसा सोल्यूशन जिसके पास में लिक्विड सोल्यूट हो जो वेपर फॉर्म में जा सकता हो, एंड लिक्विड सॉल्वेंट भी हो। ओके, और वो भी कैसा हो? वोलेटाइल ही हो। इस कंडीशन को हम लोग कैसे समझेंगे? तो आप बोलोगे सर हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट है। सोल्यूट भी वेपर फॉर्म में जा सकता है, सॉल्वेंट भी वेपर के फॉर्म में जा सकता है, ऐसी बात ये कह रहा है। तो चलिए समझते हैं अब इस बात को। मान लेता हूं मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट। क्लियर? अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हैं। डन। दूसरी बात क्या आती है कि सॉल्वेंट में हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं किसको? सोल्यूट को। तो चूंकि सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, जो कि ये बात बताता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्वेंट होगा। इट मींस सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बिटवीन सोल्यूट आएगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल के बिटवीन सोल्यूट आएगा। तो ऐसे जहां जहां सॉल्वेंट है वहां वहां उन सब के बिटवीन कौन आ जाएगा? सोल्यूट आ जाएगा। आई बात समझ में? जबकि सोल्यूट और सोल्यूट के बिटवीन कौन आ जाएगा? सॉल्वेंट आ जाएगा। ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजेनस, और ये तो सोल्यूशन है ना। तो अब ये क्या मौजूद है हमारे पास में? आप बोलोगे सर इस बार हमारे पास सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है।
क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। और इसे चेक करते हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि वेपर में जा तो दोनों सकते हैं। क्लियर। इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं राउल्स, क्या नाम है इनका, राउल्स। राउल्स के लॉ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। राउल्स लॉ क्या कहता है समझते हैं। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, फिर से वही बात कि इसकी कंटेनर को क्या करना है, क्लोज करना है, ओपन नहीं करना है। क्लियर। राउल्स क्या कहता है, राउल्स कहता है कि किसी लिक्विड के, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, अगर वो वेपर फॉर्म में जा सकता है, ओके, तो मैं बात करता हूं उसके द्वारा एक्सर्ट किया गया वेपर प्रेशर P नॉट A स्टैंड है हमारा सॉल्वेंट के लिए। अब एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। ये चूंकि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। इसी तरीके से मैं कहूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं PA इज इक्वल टू करूं तो यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है P नॉट A XA, और यहाँ अगर मैं इक्वल करता हूं तो यहाँ मुझे मिलता है P नॉट B XB। अब बात आती है कि ये P नॉट A और ये P नॉट B हैं क्या, या फिर ये PA और ये PB हैं क्या, बाकी XA क्या है, XB क्या है, ये तमाम बातें आती हैं ना। तो चलिए पहले इनके नाम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में एक्सप्लेनेशन लेते हैं। P नॉट होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं, वेपर में नहीं, वेपर में तो कुछ और होगा, अभी चर्चा आगे होगी। इसके बारे में क्या बोलोगे, P नॉट B क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। क्या है ये, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इन सॉल्यूशन। तो PA क्या है, वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, चलो एक चीज ये भी रखो, अभी यहाँ सॉल्यूशन हम लोग ना लगाएं क्योंकि कंफ्यूज करेगा ना, तो अभी ऐसे रखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब ये अकेला रहा होगा सॉल्यूशन नहीं रहा, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, जब ये सोल्यूट अकेला रहा होगा, अभी वो सॉल्वेंट के साथ में मिला नहीं है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन बन चुका है उस कंडीशन में सॉल्वेंट के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग PA से। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। ओके, अब चाई ए, इसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ये बात हम पहले से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और चाई भी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये इनका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, बाकी चर्चा भी हम लोग कर ही रहे हैं इसके साथ में। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर P नॉट A ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये दे रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, और ये P नॉट B क्या जानकारी दे रहा है सर, ये जानकारी दे रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद में सोल्यूट और सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो एक बात समझिए, अभी चर्चा हो ही रही थी हमारी, और हम क्या कह रहे थे कि जब हम इन्हें हीट देंगे तो ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ये वेपर फॉर्म में जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, वोलेटाइल है। तो भाई सॉल्वेंट भी तो वेपर प्रेशर में जा रहा है तो सोल्यूट भी जाएगा, क्योंकि सोल्यूट भी क्या है, वोलेटाइल है। इस कंडीशन में सोल्यूट भी वेपर फेस में जाएगा और सॉल्वेंट भी वेपर फेस में जाएगा। तो वेपर में कौन कौन मौजूद होंगे इस बार, सॉल्वेंट मौजूद होगा जो कि टकरा के नीचे आना शुरू करेगा, और हमारे पास में सोल्यूट भी वेपर के फॉर्म में जाएगा और वो भी टकरा के हमारे लिक्विड के सरफेस के ऊपर आना शुरू करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस बार सरफेस पर सॉल्वेंट के द्वारा तो वेपर प्रेशर लगेगा ही लगेगा, साथ साथ सोल्यूट भी मौजूद है ना, ये भी अपना प्रेशर हमारे लिक्विड के सरफेस पर एक्सर्ट करेगा। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन के केस में क्या होगा अगर दोनों ही क्या है, यहाँ पे वोलेटाइल हैं, तो आपने कहा टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर में तो कौन कौन है, सॉल्वेंट भी है सोल्यूट भी है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the sum of the partial vapor pressure of the solvent and partial vapor pressure of the solute।
क्लियर। तो राउल्स ने क्या कहा था, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इनकी बात हम लोग दोबारा कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा कि अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन पता करना है कि इस सॉल्यूशन में अकेले सॉल्वेंट के द्वारा कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा, तो वो वेपर प्रेशर इक्वल होगा इसी सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर। क्लियर। जो कि होगा क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। कब, जब सोल्यूट उसके अंदर नहीं रहा होगा, मतलब जब सॉल्वेंट अकेला रहा होगा। समझिएगा, इस कंडीशन में जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसको, इस कंडीशन में, ओके, जब सॉल्वेंट क्या है, अकेला है, और दूसरा जब सोल्यूट क्या है, अकेला है। अभी ये सोल्यूशन में आया नहीं है, बात को समझिए, अभी ये सोल्यूशन में आया ही नहीं है, तो क्या होगा। तो अगर पार्शियल का मतलब, प्योर का मतलब क्या हो गया कि जब ये दोनों अकेले अकेले थे, अभी मिले ही नहीं है, हाँ, तो इसके द्वारा एक्सर्ट किए गए पार्शियल वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट ए, मतलब ये प्योर फॉर्म में है, अभी सोल्यूट के साथ मिला ही नहीं है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट बी, अभी ये भी सॉल्वेंट के साथ मिला ही नहीं है, ओके। लेकिन जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा किसने कहा, राउल्स ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ये तो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी चर्चा हम लोग अभी आगे न्यूमेरिकल में करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इन ही टर्म्स पे सॉल्व होगा, तो इससे पहले राइट कर लीजिए, ओके, पॉज करके। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपर फॉर्म में चले जाते हैं तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, ओके। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे हम लोग। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान दो, इन्होंने कहा है सर जो पार्शियल टोटल वेपर प्रेशर अगर हम यहाँ निकालें, टोटल वेपर प्रेशर, तो एक बात तो हम जानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, वो कहता है कि टोटल प्रेशर अगर हमारे पास निकालना हो तो इसे हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ द सोल्यूट। क्यों, क्योंकि देखो वेपर के फॉर्म में कौन है, सॉल्वेंट भी है और वेपर के फॉर्म में सोल्यूट भी है, दोनों ही मिल करके इस बार प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन एंड सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। ओके, आगे समझते हैं अब इसी बात को बढ़ा के। अब ध्यान देते हैं, ये बताइए पीएस तो रखते हैं, पी नॉट ए क्या था हमारे पास में, आपने कहा था सर पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के, याद आया। पी ए इज इक्वल टू क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट के, और पी ए इज इक्वल टू क्या मिलता था, पी नॉट ए एक्स ए। ऐसे ही पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, एक्स बी के, और यहाँ क्या मिलता था, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो क्या पी बी और पी ए की जगह पर हम इनकी वैल्यूज को नहीं पुट कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट ए एक्स ए एंड प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मतलब चाई भी बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में। अब आ जाइए वापस, एक बात बताइए, अगर मैं पी नॉट ए और एक्स ए की जगह पे, चूंकि हम जानते हैं क्या कि चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू होता है 1, और अगर मैं चाई ए की वैल्यू यहाँ निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है ना 1 माइनस एक्स बी, मिल सकता है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, सर इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, ओके, ऐसा, एंड प्लस पी नॉट बी एक्स बी, डन। अब पी नॉट ए को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या मिलता है। तो आप बोलते हो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी एंड प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों में आपको नहीं लग रहा एक्स बी क्या है, कॉमन है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर लें, इसे कॉमन कर लें। तो चलो, क्या मैं पी नॉट ए, अब देखो अगर मैं यहाँ से एक्स बी को क्या कर लिया कॉमन, तो क्या बचेगा पी नॉट ए। अगर मैं पी नॉट ए को पहले लिखता हूँ, माइनस लिखूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई होकर सबको माइनस कर देगा, जबकि ये प्लस में है तो प्लस वाले को पहले रख लेते हैं, ओके। तो यहाँ हम लिख लेंगे प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, ओके, ये हमारे पास में
एक रिलेशन बन गया जो कि ये जानकारी देता है किसकी, टोटल वेपर प्रेशर की। किसकी जानकारी देता है, टोटल वेपर प्रेशर की। ध्यान दीजिए, टोटल वेपर प्रेशर की। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, आप बोलोगे सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, या फिर सोल्यूट अगर मैं ना चाहता तो यहां से वैल्यू तो मैं XB की जगह पर निकाल सकता था, तो सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका ज्यादा वेपर बनेगा टोटल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। तो आपने क्या कहा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा सर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पता चलेगा राउल्स के लॉ से। राउल्स ने क्या कहा था, राउल्स ने कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, and partial vapor pressure of the solution solvent is equal to the partial vapor pressure of the pure solvent multiplied by the mole fraction of the solvent। ओके, जिसकी जगह पर हम लोग ये वैल्यू आगे चल करके पुट करते हैं। तो टोटल वेपर प्रेशर का ये हमारे पास रिलेशन आ गया। एक छोटा सा उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इस बात को हम लोग समझना चाहें ग्राफ से तो कैसे समझेंगे, देखो मान लेता हूं मेरे पास में यही वो ग्राफ है। ओके, इसे मैं मान लेता हूं चलो y कोऑर्डिनेट है, इसे मैं मान लेता हूं x कोऑर्डिनेट है। ओके, और इधर भी मैं y मान लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ A है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इधर भी मैं रख लेता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो एक बात समझाओ, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A को 0 रख लूं, क्लियर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 हो गया, चूंकि दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है 1। क्लियर, अगर एक 0 हो गया तो दूसरा जाहिर सी बात है क्या है 1, इसका मतलब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ क्या है 1 है। डन। जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आपको पता है ये चीज इसने क्या कहा कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के। इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये क्या है P नॉट A, ऐसे रख लूं। क्लियर। अब अगर मैं कह दूं कि PA क्या है, ये PA सॉल्यूशन के लिए है तो PA। अब अगर मैं कह दूं कि चलिए ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ये कितना होगा, सॉरी ये 0 नहीं होगा यार, ये तो 1 होगा ना, क्योंकि ये 0 हो गया है। अब आगे बढ़ते 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 पार्शियल या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर 1 हो जाएगा तो सोल्यूट क्या हो जाएगा 0। इस कंडीशन को समझते हैं। तो चलिए इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हम अगर 0 से 1 की तरफ आते हैं, किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, वेपर प्रेशर की। किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है, वेपर प्रेशर की, और किसके, मोल फ्रैक्शन की। तो अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इधर आते हो, देख रहे हो ना आप बढ़ रहा है, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन उधर जाते हो तो बढ़ रहा है, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा तो इसका भी वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में अगर हम बोले आपसे कि चलो मुझे बताओ टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये है हमारे पास PS, जो कि इज इक्वल टू होगा P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर। और इस जगह हमारे पास क्या होगा, चूंकि सोल्यूट है ये, क्योंकि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे सर PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, जबकि इधर हमें क्या मिल जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA। आई बात समझ में। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मोल फ्रैक्शन हम बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट का बढ़ाते हैं तो सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। और टोटल वेपर प्रेशर हमेशा क्या फॉलो करेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के रूल को फॉलो करेगा। क्लियर। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि क्या जो टोटल वेपर प्रेशर यहां बना है, क्या वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो आप बोलोगे नहीं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा ही होता है। तो आप बोलोगे सर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो रहा होगा वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होता है, क्योंकि सोल्यूट के आने से कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट के बिटवीन सोल्यूट और सॉल्वेंट्स के साथ लग ही जाता है, जिसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है,
तो आप बोलोगे भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ओके, तो इस कंडीशन में दोनों ही वोलेटाइल हैं, क्योंकि सोल्यूट भी क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल है। इस कंडीशन में अगर सोल्यूट वेपर फेज में जा रहा है तो सॉल्वेंट भी वेपर फेज में जा रहा है। क्लियर? तो अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन को अगर ध्यान ना दें, क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्लोज है, तो यहाँ 1 एटमॉस्फेयर के बराबर तो प्रेशर एग्जर्ट हो नहीं रहा। 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इस केस को अगर हम ध्यान दें तो आप बताओगे सर ये सभी के सभी वेपर फेज में है। क्या है? वेपर फेज में है। यहां जो आपने ये रिलेशन निकाला है, ये जो रिलेशन आप लेकर के आए हो, ये कहाँ का रिलेशन है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट, कहाँ का है? तो आप बोलोगे सोल्यूशन के फेज का है, वेपर के फेज का नहीं। वेपर के फेज का रिलेशन क्या है समझाते हैं, बस थोड़ी सी और चर्चा कर ले यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या आप ध्यान दे पा रहे हैं, इसे हम लोग y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब इधर देखिए, इसे क्या लिख सकते हैं, x, इसे क्या लिख सकते हैं, mx प्लस सी, ये हो जाएगा c, और इधर हम लोग क्या लिख दें इसको, mx प्लस सी। तो इस कंडीशन में लीनियर इक्वेशन ग्राफ को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन के रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर वेपर फेज में सोल्यूट और सॉल्वेंट मौजूद हैं तो क्या होगा? चलिए बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो आप बोलोगे वेपर फेज कंपोजिशन, वेपर